आज हम राष्ट्रीय आय के बारे में इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। कोई भी देश में होने वाले समस्त वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के समंक रखता है। ऐसे समंक रखने के दो फायदे हो सकते हैं। एट ए पॉइंट ऑफ टाइम देश ये मालूम कर सकता है कि बाकी देशों की तुलना में उस देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, और समय के साथ ये भी देख सकते हैं कि देश ने कितना विकास किया। इसलिए दुनिया का प्रत्येक देश सकल घरेलू उत्पाद या राष्ट्रीय आय के संबंधित समंक संधारण करते हैं। इस अध्याय में आप जान सकेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय के मापन से संबंधित जो विभिन्न पारिभाषिक शब्द हैं वो उनके बारे में आप जान सकेंगे। राष्ट्रीय आय के मापन का जो विभिन्न समुच्चय हैं उसके बारे में हम जान सकेंगे। राष्ट्रीय आय के मापन की विधियों को हम जान सकेंगे। राष्ट्रीय आय का आर्थिक कल्याण के साथ क्या संबंध है, उस संबंध का विश्लेषण हम कर सकेंगे, और राष्ट्रीय आय लेखांकन के बारे में हम जान सकेंगे। सबसे पहले बात ये होती है कि राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय किसे कहा जाए। जैसा हमने देखा, राष्ट्रीय आय की गणना की आवश्यकता इसलिए है कि समय के साथ देश के आर्थिक विकास का ज्ञान हो सकता है, तथा दूसरा किसी भी बिंदु पर विभिन्न देशों के विकास का तुलना संभव होता है। इन दो कारणों से प्रत्येक देश राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े रखता है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा में प्रमुख रूप से जो अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषा है उनमें मार्शल कहते हैं कि किसी देश के श्रम और पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करके प्रतिवर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का तथा समस्त प्रकार की सेवाओं का एक निश्चित योग प्राप्त करते हैं, और यही योग उस देश का सही वार्षिक आय है। मार्शल कहते हैं कि देश की श्रम और पूंजी देश के प्राकृतिक संसाधनों पर लगाने पर देश में जो भौतिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ वो सब राष्ट्रीय आय शामिल होता है। पीगू कहते हैं राष्ट्रीय आय समाज की वस्तुपरक आय का वह भाग है जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है, और इस आय में विदेशों से प्राप्त आय सम्मिलित होती है। यानी समाज की वस्तुपरक आय जिसे मुद्रा में मापा जाता है और विदेशों से प्राप्त आय इसमें जोड़ दी जाए तो उसे राष्ट्रीय आय कहा जाएगा। फिशर कहते हैं राष्ट्रीय आय में केवल वे वस्तुएं व सेवाएं आती हैं जो अंतिम रूप से उपभोक्ताओं के उपभोग के लिए प्राप्त करती हैं, उपभोग के लिए मिलती है। यानी फिशर ने राष्ट्रीय आय के उपभोग पक्ष पर बल दिया है। और एक राष्ट्रीय आय समिति कहते हैं कि एक निश्चित अवधि में उत्पादित होने वाली समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। यानी एक निश्चित अवधि है और उत्पादित होने वाली जितनी भी वस्तुएं या सेवाएं हैं उन वस्तुओं और सेवाओं को बिना दोहरी गणना के अगर जोड़ लिया जाए उनके मूल्य को तो वो राष्ट्रीय आय होती है। राष्ट्रीय आय के समुच्चयों में सबसे पहले हम सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं। एक वर्ष में एक देश की भौगोलिक सीमाओं में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मुद्रा में मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। यानी ये वार्षिक गणना है, एक वर्ष की बात है, केवल अंतिम वस्तुओं व सेवाओं को इसमें सम्मिलित किया जाता है। अंतिम वस्तुओं के अलावा अगर सभी वस्तुओं को शामिल किया जाए तो उससे राष्ट्रीय आय के अनुमान ज़्यादा होंगे और दोहरी गणना होगी। तो राष्ट्रीय आय की दोहरी गणना से बचने का तरीका ये है कि या तो केवल अंतिम वस्तुओं को सम्मिलित किया जाए या उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर जो मूल्यवर्धन है उसका समावेश किया जाए, उसका जोड़ किया जाए। तो केवल अंतिम वस्तुओं सेवाओं का योग इसमें शामिल हो, केवल आर्थिक क्रियाओं का समावेश, जो क्रियाएं आर्थिक नहीं है उनका समावेश इसमें नहीं होता। जैसे गृहिणी की सेवाएं, गृहिणी की सेवाएं आर्थिक रूप सेवाएं नहीं है क्योंकि उनको गृहिणी को उसके बदले में भुगतान नहीं मिलता, इसलिए इसमें केवल आर्थिक क्रियाएं आती हैं।
केवल वर्ष के दौरान एक निश्चित समय परिभाषित है कि राष्ट्रीय आय की जब गणना की जाती है तो एक निश्चित समय अवधि यानी एक वित्तीय वर्ष या एक वर्ष के लिए अवधि में होने वाले उत्पादन वस्तुओं सेवाओं का मूल्य शामिल होता है। मुद्रा के रूप में गणना की जाती है, यानी प्रत्येक, जैसे हमें ध्यान है कि मुद्रा मूल्य के मापन का कार्य करती है, मूल्य के संचय का कार्य करती है। प्रत्येक वस्तु का मूल्य मुद्रा के रूप में परिभाषित होता है और केवल कानूनी आय और हस्तांतरण, गैर कानूनी आय इसमें शामिल नहीं होती है और हस्तांतरण आय भी इसमें शामिल नहीं होती, क्योंकि हस्तांतरण आय का मतलब होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास आय जना बिना किसी उत्पादकता के, इसलिए वो राष्ट्रीय आय में या सकल घरेलू उत्पाद में सम्मिलित नहीं होती है। तो सकल घरेलू उत्पाद में हम ये कह सकते हैं कि एक वर्ष में एक देश की भौगोलिक सीमाओं में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मुद्रा में मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अब जब हम यहाँ पे राष्ट्रीय आय सकल घरेलू उत्पाद को पढ़ा तो कुछ शब्द हमारे सामने आए, जैसे शब्द ये हुआ कि एक देश की घरेलू सीमा। हम एक देश की घरेलू सीमा किसे कहेंगे? तो देश की घरेलू सीमा में क्या क्या सम्मिलित है इसको हम देख सकते हैं। देश की राजनीतिक सीमा, इसमें देश की समुद्री सीमा भी सम्मिलित है। देश के निवासियों द्वारा दो या अधिक देशों के बीच चलने वाले जलयान और वायुयान इसमें सम्मिलित है। देश की सीमा में अथवा अंतर्राष्ट्रीय सीमा में मछली पकड़ने, तेल व गैस उत्पादन के संयंत्र एवं एक देश के विदेशों में दूतावास, वाणिज्य दूतावास और सैनिक प्रतिष्ठान, ये सब देश की घरेलू सीमा में सम्मिलित हैं। देश का सामान्य निवासी वह व्यक्ति जो सामान्यतः उस देश में रहता है तथा उसकी आर्थिक रुचि उसी देश में है, उसको निवासी कहा जाता है। जिसकी आर्थिक रुचि है और उस देश में रहता है। सामान्य निवासी, इसमें निवासी पर गैर निवासी दोनों सम्मिलित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में काम करने वाले भारतीय सामान्य निवासी होते हैं। निवासी में क्या क्या सम्मिलित होता है? नहीं होता। कौन कौन निवासी में सम्मिलित नहीं होता? पर्यटक है, विदेशी जहाज के कर्मचारी हैं, विदेशी सरकारी अधिकारी, दूतावास, विदेशी सैनिक, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कर्मचारी जो उस देश के निवासी नहीं हैं, वे विदेशी जो गैर नागरिक संस्थाओं के कर्मचारी हैं जो केवल देश में मशीनरी और संयंत्रों को स्थापित करने के लिए आए हैं, ये है निवासी में सम्मिलित नहीं होता है। ये परिभाषाएं राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वसम्मत रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित परिभाषाओं में का रूप है। पूंजी निर्माण किसे कहा जाता है? पूंजी निर्माण नई परिसंपत्तियां जैसे भवन, सड़क, पुल, परिवहन उपस्कर का निर्माण, मशीनरी उपस्कर का निर्माण, एक लेखा वर्ष में कच्चे माल, अर्धनिर्मित माल और निर्मित माल के स्टॉक में वृद्धि, जिसको हम इन्वेंट्री कहते हैं, यानी जो माल सूची है उसमें जो परिवर्तन हुआ वो भी पूंजी निर्माण का भाग होता है। परिवार क्षेत्र, अनिगमित उद्यम, स्वनियोजित सहित गैर लाभकारी संस्थाएं एवं वे परिवार जो दूसरे परिवारों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ये परिवार क्षेत्र में सम्मिलित होता है। निगमित व अर्धनिगमित क्षेत्र, निजी उद्यम और सरकारी उद्यम दो तरह के हो सकते हैं। सरकारी उद्यम विभागीय और गैर विभागीय दोनों तरह के हो सकते हैं। सरकारी क्षेत्र, इसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारें आती हैं। अर्ध टिकाऊ, इनका उपभोग अनुमानित जीवन काल 1 वर्ष या उससे अधिक होता है और इनका सापेक्ष मूल्य अधिक नहीं होता। राष्ट्रीय आय की गणना के हिसाब से ये अर्ध टिकाऊ वस्तुओं की परिभाषा सम्मिलित है। एक शब्द आता है पूंजीगत हानि। पूंजीगत हानि का मतलब है अप्रत्याशित अप्रचलन। एक अप्रचलन वह होता है जो प्रत्याशित होता है कि कोई तकनीक या कोई मशीनरी एक निश्चित अवधि के बाद प्रचलन से बाहर हो जाएगी। ये अवधि हमें पता है, ये प्रत्याशित है। जब प्रत्याशित अप्रचलन होता है तो वो पूंजी मूल्य ह्रास में आता है। लेकिन अप्रत्याशित अप्रचलन जो है वो विनाश, वो अप्रचलन विनाश, बाढ़, भूकंप, आग, चोरी, ये सब पूंजीगत हानि में आता है। प्रत्याशित अप्रचलन डेप्रिसिएशन में आता है, मूल्य ह्रास में आता है। मूल्य ह्रास में आता है टूट फूट है, प्रत्याशित अप्रचलन है, सड़क और बांध के अन्य निर्माण के मूल्य ह्रास नहीं होता। सरकार के क्षेत्र में जो भी निर्माण होता है उसमें मूल्य ह्रास नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय की गणना के हिसाब से ये माना जाता है कि सरकार का जो व्यय होता है वो उपभोग पर व्यय है, पूंजी निर्माण पर व्यय नहीं है। इसलिए सड़क निर्माण हो या सरकार द्वारा और कोई बांध निर्माण हो, उस पर कभी भी मूल्य ह्रास नहीं होगा।
सब्सिडी उत्पादकों को अपनी वस्तु सरकार द्वारा नियत कीमत पर बेचने के लिए सहायता को कहते हैं। निर्यातकों को निर्यात बढ़ाने के लिए नगद सहायता एवं उत्पादकों को उत्पादन की श्रम प्रदान तकनीक अपनाने के लिए सहायता दी जा सकती है। निगम कर उद्यमियों के लाभ और आय पर जो कर लगता है, उद्यम यानी जो एंटरप्राइज होती है, एंटरप्राइज के लाभ और आय पे जो कर लगता है वो निगम कर होता है। मूल्य वृद्धि उत्पादन का मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य घटाएंगे तो ये मूल्य वृद्धि होगी। घरेलू साधन आय देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित आय घरेलू साधन आय कहलाती है। इसमें घरेलू साधन आय में कर्मचारियों का पारिश्रमिक, परिचालन अधिशेष और स्वनियोजितों की मिश्रित आय। स्वनियोजितों की मिश्रित आय, इसमें वो कार्मिक शामिल होते हैं जो स्वनियोजित हैं और जिनकी आय का कर्मचारियों की पारिश्रमिक, लाभ, लगान, ब्याज इसके रूप में पृथक से विभाजन नहीं होता है। प्रचालन अधिशेष इसमें संपत्ति और उद्यम वृत्ति से प्राप्त आय का योग होता है। साधन लागत पर सकल मूल्य वृद्धि में से कर्मचारियों का पारिश्रमिक और मूल्य ह्रास और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा दें तो हमें प्राप्त होगा। और सरकारी क्षेत्र में प्रचालन अधिशेष नहीं होता, यानी यह किराया, ब्याज और लाभ की कीमतों के लाभ के मूल्य के बराबर होता है। कर्मचारियों का पारिश्रमिक, इसमें नगद रूप में पारिश्रमिक, मजदूरी या किस्म रूप में मजदूरी दोनों सम्मिलित होते हैं। सेवानिवृत्त व्यक्तियों को पेंशन का भुगतान ये कर्मचारियों का पारिश्रमिक का भाग है। और सामाजिक सुरक्षा में योगदान और में नियोजकों का योगदान, जो नियोजक सामाजिक सुरक्षा में योगदान देते हैं वो भी कर्मचारी पारिश्रमिक का भाग होता है। विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय, कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक प्लस विदेशों से शुद्ध संपत्ति व उद्यम वृत्ति, विदेशों में शुद्ध प्रत्याशित आय, एक पे बढ़ाना बस ज़्यादा नहीं। राष्ट्रीय आय में सम्मिलित जो जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो कुछ शब्द आते हैं जो उनका परिचय होना आवश्यक है, इसलिए राष्ट्रीय आय को हम कहते हैं घरेलू साधन आय प्लस विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय। घरेलू साधन आय जैसे हमने देखा कर्मचारियों का पारिश्रमिक और प्रचालन अधिशेष और स्वनियोजित मिश्रित आय इसका भाग होता है। इसमें अगर विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय जोड़ दी जाए तो राष्ट्रीय आय हो गई। विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय क्या होता है? देश के निवासियों द्वारा शेष विश्व को प्रदान की गई सेवाओं का मूल्य में से अगर दूसरे देश के लोगों द्वारा देश के निवासियों को प्रदान की गई सेवाओं का मूल्य घटाने पे जो आता है वो विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय होती है। स्वनियोजितों की मिश्रित आय, स्वलेखा श्रमिकों की कुल आय और अनिगमित उद्यमों के सृजित लाभांश का हिस्सा होता है। एक हस्तांतरण भुगतान होता है, एक तरफा भुगतान होते हैं ये। कुछ हस्तांतरण स्वैच्छिक होते हैं, जैसे परिवार द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दान, परिवारों और उद्यमों द्वारा सरकार को कर का भुगतान बाध्य हस्तांतरण है। हस्तांतरण कर भी हस्तांतरण भुगतान है। सरकार द्वारा आर्थिक सहायता, वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, निर्धन छात्रवृत्ति या सरकार द्वारा राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज हस्तांतरण भुगतान है, क्योंकि सरकार का व्यय उपभोग व्यय माना जाता है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय ऋणों पर जो ब्याज दिया जाता है वो हस्तांतरण भुगतान है। ये महत्वपूर्ण है, हमें ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज जो है वो हस्तांतरण भुगतान है, क्योंकि सरकार का जो व्यय होता है, सरकार ऋण लेकर जो व्यय करती है वह उपभोग व्यय माना जाता है। राष्ट्रीय आय से बचने के दो तरीके अपनाए जाते हैं, केवल अंतिम वस्तुओं या सेवाओं को सम्मिलित किया जाए या उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर मूल्य वृद्धि को जोड़ किया जाए। तो यहाँ ये देख सकते हैं हम, उत्पादक का नाम, एक उत्पादन की प्रक्रिया बताई है, उस प्रक्रिया को देख करके हमें ये मालूम हो सकता है कि किस तरह से राष्ट्रीय आय की गणना में दोहरी गणना होती है और दोहरी गणना को कैसे बच सकते हैं। उत्पादक हैं, किसान है, मील है, बेकरी और दुकानदार है। उत्पादन का चरण है गेहूँ, मील, ब्रेड, सेल करना और टोटल, मध्यवर्ती उपभोग और उत्पादन का मूल्य। मान लेते हैं किसान के द्वारा जो गेहूँ उत्पादन हुआ उसका मूल्य 500 रुपये है और इंटरमीडिएट कंजप्शन कुछ भी नहीं है, तो उस स्तर पर वैल्यू एडेड 500 रुपये होगा। मील द्वारा जो आटा बनाया गया उसका 700 रुपये आटे का मूल्य है, 500 रुपये गेहूँ का मूल्य है, तो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर 500 है, तो मील के स्टेज पे 200 रुपये का वैल्यू एडेड हुआ।
इसी तरह बेकरी के स्तर पर उत्पादन का मूल्य 900 रुपये है और आटा खरीदा गया 700 रुपये का और वैल्यू एडेड है 200 रुपये, वो दुकानदार द्वारा 100 होता है। इस तरह हम देखते हैं कि उत्पादन के प्रत्येक चरण में जो मूल्य वृद्धि है उसको जोड़ेंगे तो 1100 रुपये की मूल्य वृद्धि आती है। ठीक इसी तरह से हम ये निकाल सकते हैं कि चौथे कॉलम का योग 3100 माइनस तीसरे कॉलम का योग 2100, 3100 माइनस 2100 यानी 1000 रुपये होगा और ये 1000 रुपये वैल्यू एडेड के बराबर होगा। इसलिए राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना नहीं हो, इसके दो उपाय हमारे पास में है, केवल अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाए या उत्पादन की प्रत्येक अवस्था में जो मूल्यवर्धन होता है उसको जोड़ा जाए। अब राष्ट्रीय आय के विभिन्न समुच्चय हमारे समक्ष आते हैं। राष्ट्रीय आय के समुच्चयों में 3 महत्वपूर्ण कथन हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। सकल व शुद्ध समुच्चयों का अंतर मूल्य ह्रास के समान होता है। जैसे सकल समुच्चय में मूल्य ह्रास घटाने पर शुद्ध समुच्चय प्राप्त होते हैं और शुद्ध समुच्चय मूल्य ह्रास जोड़ने पर सकल समुच्चय प्राप्त होते हैं। हमें सकल घरेलू उत्पाद निकालना है तो शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना है तो सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास घटा देंगे। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास घटा देंगे। यदि दो समुच्चयों का अंतर केवल सकल और शुद्ध है तो उनका अंतर मूल्य ह्रास के बराबर होगा। सकल और शुद्ध समुच्चय का अंतर मूल्य ह्रास के बराबर होता है और सकल में से मूल्य ह्रास घटाने पर शुद्ध समुच्चय प्राप्त होते हैं और शुद्ध में मूल्य ह्रास जोड़ने पर सकल समुच्चय प्राप्त होते हैं। दूसरा, घरेलू और राष्ट्रीय समुच्चय। राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, या घरेलू और राष्ट्रीय 2 शब्दों में अंतर है। तो घरेलू राष्ट्रीय समुच्चयों का अंतर विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय के समान होता है। राष्ट्रीय समुच्चयों में विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय घटाने पर घरेलू समुच्चय प्राप्त होते हैं और घरेलू समुच्चयों से विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय घटाने पर राष्ट्रीय समुच्चय प्राप्त होते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद अगर हमें निकालना है तो सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय जोड़ेंगे तो जितने भी सकल समुच्चय हैं उनमें से मूल्य ह्रास घटाने पर शुद्ध समुच्चय प्राप्त होते हैं। जितने भी राष्ट्रीय समुच्चय हैं उसमें से विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, घटाने पर घरेलू समुच्चय प्राप्त होते हैं। ठीक इसी तरह से एक बाजार कीमत होती है और एक साधन लागत होता है। जो फैक्ट्री में जो उत्पादन होता है वो साधन लागत पे होता है, उसके बाद में वस्तु बाजार में जाती है। अप्रत्यक्ष कर वस्तु की कीमत को बढ़ाता है, सब्सिडी वस्तु की कीमत को कम करता है। तो अप्रत्यक्ष कर में से सब्सिडी घटाएंगे तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आता है। तो यदि साधन लागत पे जो उत्पादन है उसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जोड़ दिया जाए तो बाजार कीमत पे आएगा और बाजार कीमत में घटा दिया जाए तो साधन लागत पे आएगा। इस तरह तीसरा अंतर साधन लागत और बाजार कीमत के समुच्चयों का अंतर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर के बराबर होता है और साधन लागत में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जोड़ लेंगे तो बाजार समुच्चय प्राप्त होते हैं और बाजार समुच्चय में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा दिया जाए तो साधन लागत के समुच्चय प्राप्त होते हैं। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद घरेलू साधन आय के समान होता है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू द डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। दूसरा, निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से अर्जित आय। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसमें सरकार को संपत्ति और उद्यम वृत्ति से प्राप्त आय और गैर विभागीय उपक्रमों की बचतें घटा दें तो हमें निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से अर्जित आय का समुच्चय प्राप्त होता है। निजी आय, प्राइवेट इनकम। निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से अर्जित आय प्लस राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज जमा, विदेशों से शुद्ध साधन आय प्लस सरकार से प्रचलित हस्तांतरण प्लस शेष विश्व से शुद्ध प्रचलित हस्तांतरण। वैयक्तिक आय या पर्सनल इनकम। निजी आय माइनस निजी उद्यमों की बचतें, इसमें विदेशी कंपनियों की शुद्ध प्रतिधारित आय को निकालकर और माइनस निगम कर। वैयक्तिक प्रयोज्य आय, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। वैयक्तिक आय माइनस परिवारों द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष कर माइनस सरकार द्वारा अन्य विविध कर। प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। राष्ट्रीय आय जो है वो हमारी साधन लागत में शुद्ध घरेलू उत्पाद के समान होती है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू नेशनल इनकम एंड दैट इज इक्वल टू द प्रॉफिट प्लस रेंट प्लस वेज। उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादन के साधन कार्य आते हैं और उत्पादन के साधन जब उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो उनको भुगतान किया जाता है। यही भुगतान
का प्रयोग वस्तुओं को फैक्ट्री में उत्पादन जो वस्तुएं हैं उनको क्रय करने के काम में आता है। यानी उत्पादन की प्रक्रिया से आय सृजित होती है और उस आय को व्यय किया जाता है। उत्पादन में भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस, उत्पादन के साधन लगते हैं। उनका नियोजन के बदले उनको लगान, लाभ, वेतन, मजदूरी, ब्याज ये सब प्राप्त होते हैं और इस प्राप्त धन को वो उत्पादन जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं उनको खर्च करने में लगती है। इसलिए उत्पादन की जो राष्ट्रीय आय की गणना की जो विधियाँ हैं वो किसी भी स्टेज पर, उत्पादन की अवस्था पर या व्यय की अवस्था पर या आय की अवस्था पर, किसी भी अवस्था पर की जा सकती है और इस तरह से 3 विधियाँ हो सकती हैं। उत्पादन विधि, उसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और अचल पूंजी का उपभोग, कैपिटल कंजप्शन अलाउंस, ये 2 जोड़ करके इसके अलावा प्राथमिक क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र होता है, कृषि है, पशुपालन है, मछली पालन है, वन है, प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में निर्माण है, विनिर्माण है, विद्युत, गैस, जलापूर्ति है। इन क्षेत्रों में साधन लागत में शुद्ध मूल्य वृद्धि। और तृतीय क्षेत्र जिसमें सेवा क्षेत्र, परिवहन है, संचार है, बैंकिंग है, बीमा है, होटल है, प्रशासन है, रक्षा है। ऐसे अर्थव्यवस्था के जो तीसरा सेक्टर है उसमें साधन लागत में शुद्ध मूल्य वृद्धि। यदि इन सभी को जोड़ दिया जाए तो उत्पादन विधि होगी और इससे हमें बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होगा। ठीक इसी तरह से आय विधि के द्वारा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और अचल पूंजी उपभोग में कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन, अधिशेष और स्वयं नियोजित की मिश्रित आय जोड़ दिया जाए तो हमें बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद हमें प्राप्त होगा। ठीक इसी तरह से तीसरी विधि हमारे समक्ष है, व्यय विधि है, एक्सपेंडिचर मेथड है। तो व्यय या तो कंजप्शन पे होगा, इसलिए निजी अंतिम उपभोग व्यय, सार्वजनिक उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण और वस्तुओं व सेवाओं का शुद्ध निर्यात। यदि ये सब जोड़ दिया जाए तो यह बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होगा। तो राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियाँ हमारे समक्ष है। हम उत्पादन की विधि, आय की विधि और व्यय, किसी भी स्तर पर राष्ट्रीय आय की गणना सही विधि तो ये है कि विभिन्न विधियों से जो उत्पादन का मूल्य आता है वो समान आना चाहिए, लेकिन देश के विकास का स्तर और राष्ट्रीय आय के समंकों के अभाव की स्थिति में लगभग सभी देश मिली जुली विधियों का उपयोग करते हैं। कुछ क्षेत्रों में उत्पादन विधि, कुछ क्षेत्रों में व्यय विधि, कुछ क्षेत्रों में आय विधि ये काम में ली जाती है। अब जब हम जैसे हमने देखा कि राष्ट्रीय आय की विधियाँ मिश्र विधियाँ होती है, क्योंकि राष्ट्रीय आय के मापन की समस्याएं होती है। राष्ट्रीय आय के मापन में जो कठिनाइयाँ होती हैं उनमें एक कठिनाई है सैद्धांतिक, यानी कंसेप्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। कंसेप्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या है कि कुछ अनार्थिक क्रियाओं को शामिल करना और सरकारी व्यय की प्रकृति कि उसको उपभोग माना जाए या पूंजी निर्माण माना जाए, या देश में काम करने वाले विदेशी फर्में इनके अस्तित्व को लेकर के पूंजीवाद और समाजवाद और देशों के बीच में अभी पूरी तरह से एक मत स्थिति नहीं आई है। शामिल करने को लेकर के हर देश ने एक अपनी व्यवस्था बना रखी है। कुछ राष्ट्रीय आय की व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं, ऐसा क्षेत्र जहाँ मुद्रा का प्रचलन में नहीं है, गैर मौद्रिक लेन देन होता है, अशिक्षा के कारण लेखा नहीं रखा जाता, व्यावसायिक विशिष्टीकरण का अभाव, एक व्यक्ति कोई विशेष काम करने की बजाय अलग अलग तरह के काम, कितने समय तक कौन सा काम किया उसके लेखे नहीं रखे जाते, विशिष्टीकरण का अभाव होता है, समंकों की समस्याएं होती हैं, छोटी इकाइयों की भरमार होती है, प्रादेशिक विभिन्नताएं होती हैं, उचित गणना की पद्धति की समस्याएं होती है। इसलिए राष्ट्रीय आय की 2 प्रमुख कठिनाइयाँ, एक थ्योरी के रूप में लेकर के और दूसरी प्रैक्टिकल है। तो ये कठिनाइयाँ हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, सामान्यतः ये कहा जाता है कि किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आय ज़्यादा होगी तो देश का विकास का स्तर ऊंचा माना जाता है और देश के लोगों के जीवन का स्तर भी ऊंचा माना जाता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है कि भाई विकसित देश वो है जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के देशों की प्रति व्यक्ति आय से किस तरह अधिक ऊंची होती है। तो विकासशील देश उसे कहा जाता है जिनकी इनकी प्रति व्यक्ति आय से कम होती है। तो विकास का स्तर तय हुआ आय के स्तर से, और राष्ट्रीय आय का स्तर या प्रति व्यक्ति आय का स्तर देश के विकास के स्तर को बताता है। ये सामान्यतः होता है कि यदि प्रति व्यक्ति आय का स्तर ऊंचा है तो देश के विकास का स्तर ऊंचा है, देश के कल्याण का स्तर ऊंचा होगा। लेकिन यह समस्या जो है विकास का स्तर और कल्याण का स्तर, ये इनका सीधा सीधा संबंध बताना मुश्किल है।
इसमें बहुत सारी तथ्य हमारे समक्ष आते हैं। जैसे पिगू कहते हैं कि सामाजिक कल्याण का वह भाग जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा में मापन किया जा सकता है आर्थिक कल्याण कहलाता है। पिगू कहते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक वेलफेयर, द पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन मनी कैन बी ट्रीटेड एज इकोनॉमिक वेलफेयर। राष्ट्रीय आय में वृद्धि से सामान्यतः यह होता है, राष्ट्रीय आय अधिक होती है तो आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी, क्योंकि इससे निर्धनों की प्राप्त सुविधाओं में विस्तार होगा, उत्पादन अधिक होगा, उत्पादकता अधिक होगी, नागरिकों का जो परिवर्तन है वो श्रेष्ठता की ओर होगा, और जनसंख्या वृद्धि दर बशर्ते है इसमें जनसंख्या वृद्धि दर कम हो और धन के वितरण में खराबी नहीं हो। अगर ये सब एडवर्स नहीं हो, धन का वितरण, अगर ये सब चीज़ें हों तो हम सामान्यतः कह सकते हैं कि देश का राष्ट्रीय आय जब अधिक होगा तो अधिक होने पर देश के कल्याण का स्तर भी अधिक होगा। तीसरी बात, चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय की आर्थिक कल्याण की सीमाएं। हम करंट प्राइस पर अगर नेशनल इनकम को इकोनॉमिक वेलफेयर के रूप में माने तो समस्या ये है कि कई बार राष्ट्रीय आय की जो गणना है और जो ज़्यादा स्तर है वो केवल कीमत में परिवर्तन के कारण होता है, और दूसरा पॉपुलेशन की जो वृद्धि दर है, जनसंख्या की वृद्धि दर है, वो राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर से अधिक हो सकती है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय वृद्धि होनी इससे बेहतर, राष्ट्रीय आय से बेहतर प्रति व्यक्ति आय से, यानी हम कहें कि चालू कीमतों की बजाय स्थिर कीमत और राष्ट्रीय की आय की बजाय प्रति व्यक्ति आय, ये बेहतर मापन है कल्याण के लिए। और वस्तु की गुणवत्ता, इसके अलावा गैर बाजार लेन देन इसमें शामिल नहीं होते राष्ट्रीय आय में। इसलिए जब हम चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय को, आर्थिक कल्याण की सीमाएं जो निर्धारित होती हैं वो इस रूप में होती हैं। ठीक इसी तरह वास्तविक राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण की भी सीमाएं हैं। अगर जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा हो, कार्य के घंटे बढ़ गए हों, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि उत्पादन अधिक हो गया है लेकिन कार्य के घंटे बहुत अधिक बढ़ गए हैं तो श्रमिक को अधिक कार्य करना पड़ता है। प्राकृतिक साधनों का तेज़ी से शोषण हुआ है तो पर्यावरण खराब हुआ है। उत्पादन के संरचना में परिवर्तन, उपभोग वस्तुओं और जीवन को बेहतर बनाने वाली वस्तुओं की तुलना में तोप, गोलों, बंदूकों, इनका अगर उत्पादन अधिक होता है तो वो जीवन को कल्याण लाने वाला नहीं होगा। निवेश ऐसा हो जिसका परिपाक अवधि, गेस्टेशन पीरियड कम होता है कि उसके परिणाम शीघ्र प्राप्त हों। जिस निवेश की परिपाक अवधि ज़्यादा होती है वो कल्याण पे ज़्यादा उसका प्रभाव लंबे समय में पड़ता है। राष्ट्रीय आय का वितरण अनुकूल होना चाहिए, अर्थात समान वितरण होना चाहिए। एनवायरमेंटल की कॉस्ट राष्ट्रीय आय बढ़ने से नहीं बढ़नी चाहिए ज़्यादा, और वस्तु की गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए, ना कि गुणवत्ता खराब होनी चाहिए। इसलिए राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण, वास्तविक राष्ट्रीय और आर्थिक कल्याण का जब हम विचार करते हैं तो ये बातें और सुधरनी चाहिए उसके साथ में, तब हम कह सकते हैं कि कल्याण के स्तर में बढ़ोतरी हुई। ठीक इसी तरह से कुछ अर्थशास्त्रियों, अनेक अर्थशास्त्रियों द्वारा बहुत सारे मानक दिए जाते हैं कि किन मानकों को हम राष्ट्रीय आय के रूप में काम में ले सकते हैं। जैसे एक मानक है शुद्ध आर्थिक कल्याण, नव आर्थिक कल्याण, न्यू इकोनॉमिक वेलफेयर। शुद्ध आर्थिक कल्याण में उपभोग, उसमें से सार्वजनिक और निजी व्यय जिससे कल्याण में वृद्धि नहीं होगी, प्लस टिकाऊ वस्तुओं का व्यय, बाहरी ऋणात्मक लागतें और प्रदूषण, भीड़ भाड़, और ये घटाएंगे और इसमें जोड़ेंगे। इसके अलावा टिकाऊ वस्तुओं को मिलने वाली वार्षिक संतुष्टि, स्व उपभोग के लिए उत्पादन, आराम से संतुष्टि। यह जो मापन है ये 1972 में टॉबिन और नॉर्डाउस द्वारा दिया गया था कि अगर हम राष्ट्रीय आय और कल्याण के संबंध को जानना चाहते हैं तो इसको उसमें उसका भाग बनना चाहिए ताकि हम बेहतर तरीके से इसको माप सकते हैं। दूसरा एक तरीका है जिसको टिनबर्गन ने 1976 में दिया था, जीवन गुणवत्ता का भौतिक सूचकांक। उनका कहना था कि अगर हम जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय आय और कल्याण का संबंध है तो हमें इसकी बजाय जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता जैसे सूचकांक को लेकर के कोई सूचकांक बनाना चाहिए और उस सूचकांक के स्तर से परिभाषित करना चाहिए कि इनमें सुधार हुआ तो लोगों के जीवन में सुधार हुआ है। ठीक इसी तरह से एक उदाहरण है ग्रीन जीडीपी। 1996 में विश्व बैंक, पर्यावरण और सुस्थिर विकास द्वारा एक सूचकांक बनाया गया है जिसमें उत्पादित संपत्ति, प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन का समावेश होता है। तो जब हम ये कहते हैं कि आर्थिक कल्याण और उत्पादन, यह सही है कि जब राष्ट्रीय अधिक होता है तो वस्तुओं का उत्पादन अधिक होता है, लोगों को ज़्यादा वस्तुओं की उपलब्धता होती है।
लेकिन यह संबंध इतना सीधा नहीं है। क्या विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है? क्या विकास लोगों के जीवन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है? क्या विकास लोगों के सामाजिक जीवन के गुणवत्ता सूचकांक को नहीं सुधार रहा? जब क्या धन का वितरण अधिक समान नहीं हो रहा? क्या लोगों के जीवन में शिक्षा का विस्तार नहीं हो रहा? क्या इससे लोगों का स्वास्थ्य का विस्तार नहीं हो रहा? अगर ये सब नहीं होता है तो हम नहीं कह सकते कि देश में विकास का स्तर ऊंचा हुआ है, चाहे देश की राष्ट्रीय आय में कितनी ही बढ़ोतरी हो जाए। धन्यवाद।